हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 15, है ना। चैप्टर पढ़ना है 15, ठीक है। चैप्टर का नाम है जैव विविधता और संरक्षण। चैप्टर का नाम क्या है? जैव विविधता और संरक्षण, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है जैव विविधता। क्या पढ़ना है? जैव विविधता। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है जैव विविधता। कहता है कि जैव विविधता प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीन, स्पीशीज तथा परितंत्र को अपने में समाहित करता है, उसे जैव विविधता कहते हैं। ये मान के चलिए ये जैव विविधता है, ठीक है। ये जैव विविधता का एक संसार है। इसमें आपको कीट भी है, पेड़ भी है, मनुष्य भी है और छोटा छोटा जीव भी है। ये सब क्या हो गया? जैव विविधता। एक ही विशेष स्थान पर रहने वाले अनेक जीवों को क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता, ठीक है। आगे है आपका आनुवांशिक विविधता। क्या है आपका? आनुवांशिक विविधता। कहता है यह स्पीशीज के अंदर निहित जीन्स की विविधता को दर्शाता है। स्पीशीज के अंदर निहित जीन्स की आवश्यकता को दर्शा। जैसे मान के चलिए एक मम्मी, एक ये हो गए मम्मी और ये हो गए पापा। ये दोनों के बेटा 3 गो, 1 2 3। ये 100% तेज है, ये 50% तेज है और ये 10% चेंजिंग है, 10% चेंज है। तीनों में देखिए तो तीनों में विविधता है कि नहीं है? तीनों में विविधता है कि नहीं? तीनों में विविधता है कि नहीं है? तीनों में विविधता है। इसी को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विविधता। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विविधता। एगो ज़्यादा तेज हो गया, एगो उससे आधा हुआ, एक होगा साफे कम, मंद बुद्धि, ठीक है। इसको बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। जाति विविधता। कहता है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज का मतलब होता है जाति। क्या होता है? स्पीशीज का मतलब होता है जाति की संख्या, जाति विविधता कहलाती है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या क्या कहलाती है? जाति विविधता कहलाती है। इसको इसे समझिए। अभी तुरंत आपको एक स्पेस लिया गया, क्षेत्र लिया गया, एक गांव लिया गया। इसमें पासवान रहते हैं, कुशवाहा रहते हैं, है ना। कुम्हार रहता है एक क्षेत्र में। इसमें देखिए सभी में विविधता है कि नहीं है? ये मांस मछली नहीं खाता है, ये मांस मछली खाता। ये कुशवाहा मांस मछली नहीं खाता, ये मांस मछली खाता, ये मांस मछली खाता है, ठीक है। तो इसको जाति विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेक जाति किसी विशेष क्षेत्र स्थान पर पाए जाने वाले बहुत से जाति को जाति विविधता कहते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी विविधता। क्या है? पारिस्थितिकी विविधता। तो कहता है कि यह विविधता समुदाय तथा पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर पाई जाती है। यह विविधता समुदाय तथा पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर पाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विविधता। हमारे इन्वायरमेंट के अनुसार पाए जाने वाले, वातावरण के अनुसार पाए जाने वाले विविधता को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विविधता। हम लोग जाके रसिया में रहेंगे ना तो संभव हम लोग उससे नहीं है। हम लोग जाके रसिया में रहेंगे तो संभव हम लोगों का नहीं है वहाँ रहना, ना, क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंडा पड़ता है। तो इसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विविधता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्पीशीज एक दूसरे के साथ होने के अतिरिक्त आपस में तथा आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ ठंडा इलाका। जम्मू एंड कश्मीर का क्या है? ठंडा इलाका है, ठीक है। मगर बिहार में ले लो, यूपी में ले लो, यहाँ पे मात्र 2 महीना के लिए ही ठंडा आता है। कितने मंथ के लिए आता है? 2 मंथ के लिए ठंडा आता है ना। तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी विविधता। क्या बोलते हैं इसको? पारिस्थितिकी विविधता बोलते हैं।
आगे है आपका अल्फा विविधता। क्या है? अल्फा विविधता उन जीवों की विविधता जो एक ही समुदाय के होते हैं तथा एक ही वास स्थान में पाए जाते ना। कहते हैं कोयरी टोला, कुम्हर टोली, है ना, गोअर टोली, कहते हैं ना कि वहाँ पे खाली ग्वार ही मिलेगा, ग्वाला ही मिलेगा। कोयरी टोला में खाली कुशवाहा ही मिलेगा, कुम्हर टोली में खाली कुम्हार ही मिलेगा उस क्षेत्र में। ठीक है, उसको बोलते हैं किताबी भाषा में अल्फा विविधता। क्या बोलते हैं उसको? अल्फा विविधता। आगे है आपका बीटा विविधता। क्या है बीटा विविधता? कहता है एक वास स्थान में विभिन्न समुदाय के बीच पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? बीटा विविधता कहलाती है। अब एक ही स्थान पर सारा जात रहे, 2-3 जात रहे तो उससे क्या बोलेंगे? बीटा विविधता। पासवान भी रहे, कुम्हार भी रहे, कोयरी भी रहे, तो ये सारा एक ही क्षेत्र पर पाया गया तो उससे क्या बोलेंगे? बीटा विविधता बोलते हैं। गामा विविधता कहता है कि लैंडस्केप स्तर पर पाए जाने वाले विविधता को गामा विविधता कहते हैं। लैंडस्केप आपको समझ में नहीं आएगा, विश्व स्तर पर। ठीक है, विश्व स्तर पर पाए जाने वाले विविधता को गामा विविधता कहते हैं। यहाँ पे सारा जाति, बहुत सारा जाति होता है, वो सारा जाति पाया जाता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे है संकटग्रस्त स्पीसीज। कहता है कि इन श्रेणियों में उन जातियों को रखा गया है जिनके विलुप्त होने का भय बना रहता है, जिनका बचाव करना कठिन है। शेर की प्रजाति भारत से विलुप्त हो रही है ना। इक्का दुक्का है, प्रधानमंत्री दूसरी जगह से मंगवाए शेरों को, ठीक है, दूसरे क्षेत्र से शेरों को मंगवाए और अपने जन्मदिन के अवसर पर, तो शेर की जाति क्या हो गई? विलुप्त होने वाली है, विलुप्त होने वाली है। तो उसको बचाना होता है। अब उसको जो मारेगा ना उसको क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जेल हो जाएगी। ठीक है, तो उसको संकटग्रस्त स्पीसीज यानी कि जाति बोलते हैं। ठीक है, उसको बचाना बहुत कठिन। जंगल में कौन मार दिया? नहीं मारा, कोई देखने गया? नहीं देखने गया। ठीक है अगला है आपका सुभेद स्पीसीज यानी कि जाति। सुभेद कहता है कि उन पौधों को इस श्रेणी में रखा गया है जिसका निकट भविष्य में संकटग्रस्त स्पीसीज की श्रेणी में आने का भय बना रहता है। यह ऐसी स्पीसीज है जिसका आबादी तेजी से कम हो रहा है। कहने का मतलब ये है सागवान का पौधा, ठीक है, लाल चंदन का पौधा, ये सब ना नष्ट होते जा रहा है। इस सब को ना ब्लैक मेल करके हम मतलब कुछ लोग क्या कर लेते हैं? बेच लेते हैं चंदन की लकड़ियों को, लाल चंदन की लकड़ियों को ब्लैक मेल मार्केट में क्या करते हैं? बेच आते हैं, जिससे उनको 2 रुपया फ़ायदा होता है। मगर ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये रहेगा ही नहीं पौधा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? कहाँ से पौधा लाएंगे? है ना। तो वो जितना काटते हैं उतना लगा देना तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना काटते हैं उतना अगर लगा दे पौधा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुभेद का मतलब क्या हो गया? संकटग्रस्त पौधों को सुभेद के अंदर रखा गया है ना, जिसकी आबादी क्या हो रही? तेजी से घटती जा रही है। पुष्पा निकला था मूवी, पुष्पा, क्या ज़रूरत था यार पुलिस को उसके पीछे पड़ने का? कोई ज़रूरत नहीं था। मगर देखता है कि वो चंदन बहुत कम जगह पर मिलता है और उस जगह पर से अगर चंदन का लकड़ी ख़त्म हो जाए तो क्या फिर हो सकता है? फिर उसको उगाने के लिए समय लगेगा, है ना। जंगल जो होता है वो भारत सरकार का होता है, किसी का नहीं होता है, भारत सरकार का होता है। ठीक है, इसको सुभेद बोलते हैं। आगे है दुर्लभ स्पीसीज। क्या है आगे? दुर्लभ स्पीसीज। कहता है कि इस श्रेणी में वे जाति रखी गई है जिनकी संख्या अत्यंत कम हो गई है। जिनकी संख्या क्या हो गई? अत्यंत कम हो गई। इसका भी विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। मनुष्य जाति को भी खतरा है मगर इसको श्रेणी में नहीं रखा गया है आपको, है ना। शेर बता दिया गया है कि शेर का क्या हो रहा है? जाति विलुप्त हो रहा है। जाति क्या हो रहा है? शेर का जाति विलुप्त हो रहा है तो उसको दुर्लभ जाति में रखा गया है। पौधा को भी दुर्लभ जाति में रखा गया है। ठीक है, चंदन के पौधा को
दुर्लभ जाति में रखा गया, जिसे कुछ लोग काट के क्या कर लेते हैं, बेच लेते हैं कुछ पैसों की लालचों में। आगे है आपत्तिग्रस्त स्पीसीज। आपत्तिग्रस्त स्पीसीज कहता है संकटग्रस्त और सुभेद दोनों श्रेणी में रखे गए पौधे को आपत्तिग्रस्त स्पीसीज कहते हैं। संकटग्रस्त पौधा अभी नहीं आया है। देखिए सुभेद आपको बता दिया गया था ना, भय बना हुआ है। संकटग्रस्त में जो बचाना क्या है, कठिन है। तो ये दोनों को रखा गया है आपत्तिग्रस्त में, ठीक है। सुभेद का मतलब जिसको हम बचा नहीं सकते हैं, इसका मतलब जिसको हम बचा सकते हैं अभी से कानून लगा के, ठीक है। तो संकटग्रस्त, अब सुभेद का मतलब बचा नहीं सकते हैं, विलुप्त होने के कगार पर वो है। तो दोनों स्पीसीज को इसमें रखा गया है आपत्तिग्रस्त स्पीसीज यानी कि जाति में, ठीक है। अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब है कि लगातार हम किसी लकड़ी को काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लगातार किसी लकड़ी को काट रहे हैं और वो पूरा जंगल का जंगल साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अतिदोहन। क्या बोलते हैं इसको, अतिदोहन। देख सकते हैं प्रजातियों या प्राकृतिक संसाधनों का असंभवनीय उपयोग करना, इससे जैव विविधता को खतरा होता है और प्रजातियों की संख्या में कमी होती है। कोई कहे ना कि मतलब लगातार काटते हैं हम लोग, है ना, लाइसेंस लेके काटा जाता है लकड़ी को। अब लाइसेंस मिलता है कि आप इतना टन लकड़ी एक साल में काट सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लकड़ी नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये अतिदोहन को रोकने का काम करता है। अब जितना लड़की है सबको पलंग चाहिए, चौकी चाहिए, कहाँ से आएगा, लकड़ी काट कर ही आएगा ना। पलंग चौकी बनेगा, टेबल कुर्सी ये सब लकड़ी से ही बनेगा, प्लाई लकड़ी से ही बनेगा। तो इस सब को रोकने के लिए लोहा की ओर आदमी मूव कर रहे हैं, सस्ता पड़ रहा है, लकड़ी बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है। अतिदोहन समझ में आ गया आपको। चलिए सविलुप्तता, आगे क्या है आपका, सहविलुप्तता। आगे है आपका सहविलुप्तता। कहता है कि जब पौधों की एक प्रजाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती है। समझिएगा इसको, सविलुप्तता क्या है। सविलुप्तता का मतलब कह रहा है कि जंगल है, ठीक है, जंगल में शेर रहता है। चाहे चंदन की लकड़ी पर हम लोग सुने हैं, चाहे देखे हैं वीडियो में कि सांप रहता है ना। चंदन की लकड़ी पर क्या रहता है, सांप। अगर चंदन की लकड़ी रहेगा ही नहीं तो क्या सांप रहेगा वहाँ पे, नहीं रहेगा। सांप फिर दूसरा जगह देखेगा, अपना निवास स्थान खोजेगा। तो वही कहता है सहविलुप्तता, एक के साथ दूसरा भी विलुप्त हो रहा है। आगे है आपका जैव विविधता संरक्षण। क्या है आपका, जैव विविधता संरक्षण। कहता है संरक्षण वे उपाय हैं जिसके द्वारा पौधों एवं जंतुओं को लगातार जीवित रखना, उनकी उचित वृद्धि तथा विकास एवं प्रजनन को सुनिश्चित करना होता है। कोई पौधा है, एक पौधा है, उसकी छोटी छोटी पौधा नीचे है, हम लोग क्या करेंगे, उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होती है, उसकी संख्या कम जाती है। अब एक पौधा और मतलब 1 साल 2 साल 10 साल के बाद उसको काटेंगे, फिर उसके नीचे कोई पौधा रहेगा, तभी उसकी जाति का पौधा रहेगा, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं, काट देते हैं, लगने नहीं देते हैं, ताम देते हैं, कोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसे जैव विविधता संरक्षण का मतलब जैव विविधता का संरक्षण नहीं हो पाता है, पेड़ पौधा का संरक्षण नहीं हो पाता। बात समझ में आई। हाँ, जैव विविधता का संरक्षण इससे नहीं हो पाता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनन कराना पड़ेगा, परागण कराना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, पालना पोसना पड़ेगा, तब जाके जैव विविधता का संरक्षण हम कर पाएंगे। कोई दिक्कत। चलिए संरक्षण के उद्देश्य दिए हुए हैं। कहता है कि संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य बनता है कि
अगर लाल चंदन है तो लाल चंदन की कटाई अगर हो रही है, अगर हम देखें तो हमको पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना ज़रूरी है। ये मेरा कर्तव्य है, ताकि पुलिस क्या करे, उसका संरक्षण कर सके। सभी जातियों के पूर्ण जीन पूल का संरक्षण करें। अगर जाति रहबे नहीं करेगा तो क्या उसका जीन निकाल के हम आगे उसको बढ़ावा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए पौधा को संरक्षण रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का मतलब, अगर पेड़ पौधा को पूरा विश्व से काट के हटा दिया जाए तो क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या आदमी जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो आदमी जीवित नहीं रहेगा। समझ में आया? तो जैव विविधता का संरक्षण हम लोगों का कर्तव्य बनता है। ठीक है, ये हम लोगों का काम है। आगे आगे है संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण। संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण, ठीक है। संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण में थोड़ा सा मतलब समझते हैं इसकी भाषा को। कहता है दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधे। दुर्लभ जाति यानी कि जीव, यानी कि शेर, उसकी संरक्षण करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। शेर को मारा कोई व्यक्ति, शेर को मारा सलमान खान, उसको कोई व्यक्ति देखा, अभी सज़ा नहीं हुई है, अभी केस ही चल रहा है इस पर हियरिंग चल रहा है। शेर को मारा, वो शूटिंग पर से आ रहे थे और मारा सलमान खान शेर को। कोई व्यक्ति देख लिया वहाँ का, जो गाय भैंसी चलाता है, वो देख लिया। कोई वहाँ का स्थानीय लोग सलमान खान को उसको मारते हुए देख लिया, वो जाके क्या कर दिया, केस कर दिया है ना, फॉरेस्ट विभाग को, इंस्पेक्टर को। अब फॉरेस्ट विभाग को जब केस किया तो वहाँ पे देखा कि हाँ सही में मरा हुआ है। गया जांच पड़ताल किया, वहाँ का एसआई मरा हुआ था। तो फिर सलमान खान पे एफआईआर हुआ, फिर जांच बैठी है ना, फिर सलमान खान पर अभी केस चल ही रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन परियोजना चलाई गई है इसको रोकने के लिए। तो पहला है बाघ परियोजना, दूसरा है मगर परियोजना। मगरमच्छ को भी आदमी क्या करते हैं, मारते हैं, तो उसको लिए परियोजना चलाई गई है कि चलाया जाए ताकि हमारा जो जीव जंतु है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। जंतुओं की जो सूची होती है उसे कहाँ रखा जाता है, रेड डाटा बुक में। दुर्लभ जंतु या संकटग्रस्त जंतु जो होती है उसकी सूची बना के कहाँ रखा जाता है, रेड डाटा बुक में। रेड डाटा एक प्रकार का बुक है, ठीक है। रेड डाटा क्या है, एक प्रकार का बुक है। आगे देखिए, आगे आपका है राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आगे, राष्ट्रीय उद्यान। कहता है कि इस प्रकार के उद्यान को वन्य जीव के स्वस्थानों संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं दी जाती है। कहने का मतलब है कि जो पार्क होता है, नेशनल पार्क, वहाँ से आप जलावन नहीं काट सकते हैं, पत्ता तक के नहीं लेके जा सकते हैं, लकड़ी तक के लेके नहीं जा सकते। वहाँ लाइसेंस बनता है, कागज़ बनता है कि हाँ ठीक है, पेड़ सूखा हुआ है, आप इतना पैसा पे करिए और पेड़ को लेके आप जाइए। इतना पैसा पे करिए और क्या लेके जाइए, पेड़ को लेके आप जाइए। अन्यथा आप उस जगह को हाथ भी नहीं लगा सकते, उसमें से पत्ता तक के नहीं तोड़ सकते हैं, फूल भी नहीं तोड़ सकते। फूल देख के ना लालच लगता है कि आहा हा इतना बढ़िया बढ़िया फूल है, थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो नहीं, आपको तोड़ना नहीं है फूल, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान समझ में आया। पशु विहार, आगे क्या है आपका, पशु विहार। कहता है कि यह वह पर्यावरण क्षेत्र है जिसमें प्राणियों को सुरक्षित रखने का प्रबंध होता है। पशु विहार कहलाता है। चिड़ियाघर में प्राणियों को क्या करते हैं हम लोग, सुरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और सुरक्षित जब रखते हैं उसमें, तो उसको देखते हैं हम लोग कि उसको हम लोग ढेला नहीं मार सकते, आवाज़ से ही बुला सकते हैं, आवाज़ से ही कुछ कह सकते हैं, ढेला नहीं मार सकते, उसको तकलीफ़ नहीं दे सकते, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, पशु विहार। क्या बोलते हैं उसे, पशु विहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, पशु विहार। आगे है आपका पवित्र उपवन। क्या है आपका,
पवित्र उपवन। कहता है कि भारत में संस्कृति और धार्मिक परंपरा का इतिहास प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। कुछ आदिवासी लोग जो होते हैं ना, पेड़ पौधा को ना भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान। चिपको आंदोलन याद होगा, चिपको आंदोलन। वहाँ पे पेड़ से चिपक क्या हुआ रे, है ना। तो चिपको आंदोलन में वो लोग ना पेड़ को क्या करता था? भगवान मानता था। क्या मानता था? भगवान। अब भगवान जब मानता था तो भाई काटने तो देगा नहीं। भगवान का मंदिर अगर आप तोड़ने जाइएगा तो मंदिर तोड़ने देगा आपको? कोई नहीं तोड़ने देगा। तो उसी प्रकार से आदिवासी अपने पेड़ पौधा को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, है ना। तो ये इतिहास रहा है। पॉइंट में देखिएगा, दूसरा पॉइंट, कई संस्कृतियों में प्राकृतिक उपवन बनने की परंपरा रही है। मतलब वहाँ पे ना आप गंदगी नहीं फैला सकते हैं। उस जगह जहाँ पे वो रहते हैं ना, वहाँ पे मतलब गंदगी नहीं फैला सकते हैं। मंदिर देखते हैं कितना साफ़ होता है ना? तो उसको पवित्र उपवन बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? पवित्र उपवन बोलते हैं। इस तरह के उपवन के लिए अलग अलग भूभाग छोड़े जाते हैं, ठीक है। उस उपवन के लिए से किसी को भी लकड़ी काटने या अन्य उपयोग के लिए पादपों की उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है, मनाही रहती है, ठीक है। आप वहाँ से कुछ नहीं काट सकते हैं, पवित्र उपवन से कुछ नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। सूख गया छोड़ दीजिए उसको। इसी अगर आप ले जाते तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे? आक्रोशित हो जाएंगे। जब आक्रोशित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब आक्रोशित हो जाएंगे तो वहाँ पे मतलब अहिंसा का रूप ले सकता है, ठीक है। तो पवित्र उपवन को हम लोग पवित्र की तरह मानते हैं। पवित्र उपवन समझ में आ गया, है ना। भगवान की तरह इसको क्या कहता है? माना जाता है। बैठ। अरे अति साहिल, किताब लेके आता ऑब्जेक्टिव के। मेरे पास नहीं है ऑब्जेक्टिव। मटकी वाला लेके आ। करिए खाली, ठीक है। वन संरक्षण 1980। वन संरक्षण 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसे वनों के अत्यधिक कटाव को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वनों के विनाश को रोकने के लिए तथा वन भूमि के परियोजना हेतु अंधाधुंध प्रयोगों को रोकने के लिए दृष्टि से यह कानून लाया गया। अगर कोई व्यक्ति कोई पेड़ पौधा को काट रहा है बिना परमिशन के, जो सरकार के नज़र में है, जो सरकार के अंतर्गत आता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 1980 के अनुसार उसको जेल भी हो सकता है और कुछ जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। और कुछ क्या लग सकता है? जुर्माना भी लग सकता है। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम का कारण क्या था लाने का? वनों का अत्यधिक कटाव न हो पाए, ठीक है। इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम लाया गया, ठीक है। ठीक। पर्यावरण संरक्षण नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह कानून पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों के लिए एक केंद्र व्यवस्था लागू करने पर तथा पुराने अधिनियमों की कमी को दूर करने के लिए किया गया। सेम टू सेम वन संरक्षण के नियम पर ही ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम काम करता है। अगर कुछ 1980 वाले में कुछ कमी रह गई थी तो उसको पूरा करने के लिए 1986 कानून लाया गया। इसमें भी क्या किया जाता है? वनों को संरक्षित किया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है? वनों को संरक्षित किया जाता है ताकि कोई वन को काट ना पाए, अत्यधिक प्रदूषण न फैला पाए, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय
आगे है आपका राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसमें आपको कहता है कि वन संरक्षण एवं लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वनों के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह नियम लाया गया है। इसमें भी सेम टू सेम है। अगर आपके गांव में भारत सरकार का वन है या उस पर भारत सरकार का नियंत्रण है या केंद्र या बिहार सरकार का या कोई भी राज्य सरकार का नियंत्रण है, तो वहाँ से अगर अत्यधिक लकड़ियों को काटा जा रहा है तो वो आपकी उत्तरदायित्व बनती है कि आप उसको क्या करें, संरक्षण करें। तुरंत तत्कालीन जाके फॉरेस्ट विभाग में एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन देने के बाद जो व्यक्ति काट रहे होंगे उन पर FIR दर्ज होगी, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। रेड डाटा बुक आगे है। रेड डाटा बुक में क्या होता है कि रेड डाटा बुक में आपको संकटग्रस्त प्रजातियों, जीवों और पेड़ पौधों को रखा जाता है। रेड डाटा एक प्रकार का किताब है जिसमें सूची बना के सभी को रखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों और पौधों की सूची एवं उनकी जानकारी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। ठीक है। जो प्राणी विलुप्त होने वाला है या जो प्राणी विलुप्त हो गया उसको क्या करते हैं? एक बुक में व्यवस्थित करते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत न हो उस जंतुओं को खोजने में। आगे आपका हॉट स्पॉट क्या है? आगे हॉट स्पॉट कहता है ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता का स्तर बहुत ज़्यादा होता है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। इन क्षेत्रों में कई तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसमें कई संकटग्रस्त प्राणी भी रहते हैं। संकटग्रस्त प्राणी रहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि शेर का जो आवास होता है, जहाँ वो रहता है, जाता आता है, वहाँ पे दूसरे व्यक्ति को जाना आना वर्जित है, आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना, अगर एक पंचायत में कितने सारे गांव होते, 10 गांव होते, एक गांव में अगर गांव का नाम मान लेते हैं ए में अगर हुआ ABCD, ठीक है, तो ए में अगर कोरोना हुआ तो बी को वहाँ पे नहीं जाना है, एक गांव में नहीं जाना है। ए को पूरा क्या कर दिया जाता है? हॉट स्पॉट। ए जहाँ है वहीं रहेगा, ए जहाँ है वहीं रहेगा, तो उसको हॉट स्पॉट बोला जाता है। संकटग्रस्त चीज़ों को बचाने के लिए हॉट स्पॉट का हम लोग यूज करते हैं। कोरोना वायरस से इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि बिहार में अगर कोरोना का बहुत सारा मरीज है तो बिहार में दूसरे राज्य के व्यक्ति नहीं आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हॉट स्पॉट कर दिया गया है। इधर का व्यक्ति उधर नहीं जा सकता है और उधर का व्यक्ति इधर नहीं आ सकता है। चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। 15 नंबर चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। जैव विविधता और संरक्षण, यानी कि जीवो जंतु पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ लिए। 15 नंबर चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। ठीक है, चलिए।